अपनी एक जमीन, अपना एक आकाश पैदा कर, तो अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। जब इरादा कर ही लिया है जीतने का, तो हारने की फिक्र कैसी। जब सीखने का जुनून सिर पे सवार हो, तो एकलव्य जैसे शिष्य गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मानकर इतिहास बदल देते हैं। परंतु इस युग में आपकी उंगलियों पर है पूरी टेक्नोलॉजी, तो सीखने से कैसा डर। चलिए करते हैं आपके इस स्टैटिक जीके के डर को दूर। स्वागत है आप सभी का हमारी राज्य दर्शन सीरीज में, जिसकी शुरुआत होगी 23 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 7 बजे, और केवल एक वीडियो से एक राज्य का पूरा स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो जुड़ना मत भूलिए। रोजाना सुबह 7 बजे राज्य दर्शन श्रृंखला में आपके अपने नवदीप सर के साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर आपके अपने नवदीप सर के साथ। आखिरकार इतने समय से बहुप्रतीक्षित राज्य दर्शन सीरीज का शुभारंभ हो ही चुका है। तो दोस्तों, आज राज्य दर्शन सीरीज के शुभारंभ के साथ ही हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे गुजरात को। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सल्तनतों के लिए हमेशा से अति महत्वपूर्ण रहा है। हड़प्पा सभ्यता में भी यदि व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो लोथल नाम का बंदरगाह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और सल्तनत काल में अगर दिल्ली सल्तनत के शासकों की बात की जाए तो उनके लिए गुजरात सबसे महत्वपूर्ण। राजपूत काल में सारे सोलंकी जैसे वंशों ने या जडेजा जैसे वंशों ने गुजरात को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा, और उसके बाद मुगलों का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा। आप पाएंगे कि गुजरात के सूरत में ही सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन हुआ, और अंग्रेजों के बाद ये काफी अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद अन्य फॉरेनर्स द्वारा। और ऑफ कोर्स हम भूल नहीं सकते कि कैसे मराठों ने गुजरात के बड़े हिस्सों को कंट्रोल किया है, अपने ट्रेड पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अपने साम्राज्य के लिए एक्टिवेटेड रखा है। तो दोस्तों, आइए सब कुछ जानेंगे गुजरात के बारे में, और एक वीडियो ही काफी है। इस वीडियो के माध्यम से गुजरात की पूरी विवेचना करेंगे। गुजरात राज्य के बारे में हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक सभी चीजों का लगभग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो राज्य दर्शन सीरीज है, इस सीरीज का हर एपिसोड आपको 1 या 2 दिन के अंतराल में मिलता रहेगा। जैसे जैसे हम अपने कंटेंट को मजबूत करते जाएंगे, वैसे वैसे सुबह 7 बजे आपके लिए वीडियो को लाइव करते जाएंगे। तो कभी 1 या 2 दिन को छोड़ करके, तो कभी ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको राज्य दर्शन के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में। इंतजार रहेगा ताकि आप सभी लोगों से मुझे बहुत कुछ नया और भी ऐड करने को मिले, ताकि मैं अपने वीडियो को और ज्यादा एनरिच कर सकूं, वीडियो को और ज्यादा बेहद शानदार बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज गुजरात राज्य के बारे में। तो शुरुआत सबसे पहले 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ही क्यों ना हो। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन के समय के बाद से भारत के आजाद होने पर भारत के गृह मंत्री की और उप प्रधानमंत्री की भूमिका भी निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े ही तेज तर्राट नेता थे, और इनको इनके बहुत ही शानदार प्रबंधन के लिए जाना जाता है, क्योंकि भारत जिस समय आजाद हुआ उस समय पर भारत में मौजूद थे 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, जिन्हें लगभग नंबर्स में 565 कहा जाता है। अपने सचिव वीपी कृष्ण मेनन को लेकर के इन्होंने भारत के उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत यूनियन में लाने के लिए किस तरह से एग्री किया होगा, यह काम तो विरले ही कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सामान्य प्रबंधन से एकदम विशिष्ट प्रबंधन करने की क्षमता हो।
182 मीटर ऊंची प्रतिमा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की केवड़िया नाम की जगह पे गुजरात में। नर्मदा नदी के तट पर यह खूबसूरत सी जो प्रतिमा आप देख पा रहे हो, ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है। लेकिन ये 182 मीटर की ही क्यों बनाई गई, इसके पीछे एक बड़ा बढ़िया सा लॉजिक है। गुजरात की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी गुजरात की विधानसभा में कुल सीटें 182 हैं, इसीलिए इस प्रतिमा की ऊंचाई टोटल 182 मीटर है। ये टॉलेस्ट स्टैचू है पूरी दुनिया का और नर्मदा नदी के बगल में यह बना हुआ है। दोस्तों, अगर कहा जाए कि सतपुड़ा और विंध्य माउंटेन रेंजेस के बीच में खूबसूरत सा यह स्टैचू हमें केवड़िया टाउन में मिलता है, तो इसके बारे में और भी चीजें जान करके हमें और आश्चर्य होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने ओरिजिनल ब्रॉन्ज वाले कलर से ग्रीन कलर का हो जाएगा 100 सालों में, क्योंकि नेचुरल एजिंग प्रोसेस है और रिएक्शन ब्रॉन्ज का होता रहेगा, जिस वजह से इसका रंग बदलेगा। बहरहाल, अगर इसी चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए तो दोस्तों, आप सभी के लिए अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दी है, साथ ही कमेंट सेक्शन में पिन करवा दी है। ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इतने सारे फीचर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसमें से प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब के अलर्ट, डेली क्विज, सब्जेक्ट वाइज क्विज, मैगजीन, पावर कैप्सूल, नोट्स, आर्टिकल्स, वीडियोज, ये सब आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर गुजरात के मैप को अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि गुजरात का एक बहुत बड़ा सा जिला है जो कि पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और वह जिले का नाम है कच्छ। कच्छ के अलावा फिर उसके बाद बनासकांठा जिला, साबरकांठा जिला, अरावली जिला, महिसागर जिला और दाहोद जिला ये राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। दाहोद जिला, छोटा उदयपुर जिला, ये दोनों मध्य प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। और उसके बाद छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, डांग और नवसारी और वलसाड़ ये महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और वलसाड़ जिला तो दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप देखें गुजरात को ज्योग्राफिकली, तो गुजरात 2 पेनिनसुला में डिवाइडेड है, यानी 2 प्रायद्वीपों में। गुजरात का एक प्रायद्वीप है कच्छ पेनिनसुला और दूसरा है प्रायद्वीप काठियावाड़ पेनिनसुला। दोस्तों, काठियावाड़ के ये सभी शहर सौराष्ट्र क्षेत्र के कहलाते हैं, जिसमें से अहमदाबाद के पश्चिम में ही सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, राजकोट, बोटाड, भावनगर, अमरेली, गुजरात, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका और गिर सोमनाथ जैसे जिले सौराष्ट्र का हिस्सा माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह ऊपर का हिस्सा कच्छ प्रायद्वीप और नीचे का हिस्सा कहलाता है काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ के निचले हिस्से में आप देखते हैं कि गिर सोमनाथ जिले के सामने की तरफ एक और केंद्र शासित प्रदेश जो कि दादर, नगर हवेली, दमन और दीव का हिस्सा है, वह मौजूद है। नाम है इसका दीव। दीव दमन और दीव का हिस्सा हुआ करता था, जिसे सरकार ने लॉकडाउन के वक्त में इकट्ठा करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो अब पाएंगे आप कि ये दीव का हिस्सा, साथ ही साथ दमन का हिस्सा, दादर नगर हवेली का हिस्सा, यह है अब एक ही यूनियन टेरिटरी हो गया है, यानी एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों, कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ और काठियावाड़ पेनिनसुला को, और खंभात की खाड़ी आप देखें तो वह खंभात की खाड़ी ही है जहां पर नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां आकर के मिलती हैं इसमें। पुराने वर्षों की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो लोथल जैसे शहर भी भोगवा नदी के किनारे यहीं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे, जहां से बहुत लंबे रूट पर व्यापार होता था। विशेषतः बेबीलोन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार हड़प्पा सभ्यता के समय से ही होता आया है, इसीलिए गुजरात हड़प्पा सभ्यता से ही काफी इंपॉर्टेंट रहा है। सुरकोटडा जैसा शहर, धौलावीरा जैसा शहर या लोथल जैसे शहर, इतने महत्वपूर्ण शहर जो भी थे, ये सब गुजरात के ही धरती पर हुआ करते थे। दोस्तों, आगे बढ़ा जाए तो पाते हैं हम कि इसका क्षेत्रफल लगभग 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या इसकी लगभग 6 करोड़ और 3,83,628 के आसपास, राजधानी इसकी गांधीनगर है। साक्षरता की दर देखी जाए तो लगभग 79.31%। इसमें जिले हैं टोटल 33। आचार्य देवव्रत ये इसके गवर्नर हैं, भूपेंद्र भाई पटेल इसके सीएम हैं, मुख्य सचिव हैं राजकुमार जी, और जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई साहब इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और यह जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं, ये 2023 में अक्टूबर तक का अपडेटेड डेटा दे रहा हूं। आगे अगर इसकी कहानी के बारे में चर्चा की जाए
तो गुजरात राज्य का नाम सबसे पहले गुज्जर शब्द से लिया गया। ऐसा कहते हैं कि लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास यहां पर गुर्जर प्रतिहार शासकों का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस हुआ करता था, इसीलिए उन्हीं के नाम से ये गुर्जरात्रा और गुजरात को लिया गया। तो गुर्जरात्रा संस्कृत में एक शब्द मिलता है जहां से गुजरात शब्द को लाया गया। स्टोन एज के सेटलमेंट साबरमती और माही के आसपास तो मिलते ही हैं। उस समय जब पाषाण काल का युग था तो साबरमती और माही नदी के आसपास बहुत सारे ऐसे पत्थर मिले हैं जो पाषाण काल को इंगित करते हैं। बहरहाल हड़प्पन साइट्स में लोथल, रामपुर, अमरी, अदर प्लेसेस के अलावा अगर हम चर्चा करें तो हम सुरकोटडा और धौलावीरा की चर्चा तो कर ही चुके हैं। गिरनार पहाड़ियों में जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों से पता चलता है कि मौर्य सम्राट ने, अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व अपने गुजरात राज्य में विस्तार को फैलाया था। और जब मौर्यों का पतन हुआ तो इस मौर्यों के पतन के बाद शक या सीथियन शासकों ने गुजरात पर फिर कब्जा किया। अगर हम 900 ईस्वी के आसपास की बात करें तो 900 ईस्वी के आसपास सोलंकी राजवंश ने पावर में आकर के अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट में गुजरात राज्य को अपने अंडर किया, कवर किया, और साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक सोलंकियों का वंश ना रह पाया। जो मुस्लिम पीरियड है वो मुस्लिम पीरियड धीरे से सोलंकियों को डोमिनेट करता है। और अहमद प्रथम की अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों ये पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर है गुजरात का जिसने अहमदाबाद की स्थापना की सन 1411 में। अहमद शाह द्वारा अहमदाबाद की स्थापना करने के बाद अहमदाबाद आज विश्व में एक अलग पहचान बनाए हुए है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का एक बहुत अहम हिस्सा भी। दोस्तों मुगल एम्परर अकबर ने मालवा को जीता और गुजरात को जीता लगभग 1570 से 80 के बीच। और ऐसा माना जाता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही लगभग 1572-73 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले फुट स्टेप्स यहां 1818 में डाले। उसके पहले यहां पर सूरत के आसपास वाले क्षेत्रों में मराठों का नियंत्रण काफी मजबूत था और धीरे धीरे जो गुजरात कई सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हुआ तो यह जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ एवं अन्य अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बंट गया। और जब ये अलग अलग छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा तो प्रिंसली स्टेट्स में बंटने के बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में गुजरात जो था वह गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ को लेकर के, गुजरात और कच्छ के अलावा 1 मई 1960 तक बॉम्बे स्टेट का पार्ट रहा और बाद में गवर्नमेंट स्प्लिट हुई। महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों अलग हुए 1960 में। एक बड़ी मजेदार सी बात यहां पर चर्चा के दौरान आती है, वो ये है कि गुजरात के अंदर भावनगर नाम का जो इंडियन प्रिंसली स्टेट था वह भारत यूनियन में शामिल होने वाला पहला प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। यानी सभी देशी रियासतों का एकीकरण जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे उस समय पर भारत संघ को पहले प्रिंसली स्टेट जिसने ज्वाइन किया था वह था भावनगर, और यह भावनगर भी गुजरात का ही हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हम जानते हैं कि अहमदाबाद हमेशा से ही गुजरात का चीफ सिटी रहा है और चीफ सिटी होते होते धीरे धीरे यहां पे गांधीनगर का डेवलपमेंट हुआ। 1970 के आसपास जिस तरह से चंडीगढ़ को डेवलप किया था ली कार्बूजियर ने और चंडीगढ़ को डिजाइन किया था ली कार्बूजियर ने, वैसे ही गांधीनगर को भी एक प्लान्ड सिटी के तौर पर डिजाइन किया गया जो कि अहमदाबाद के बिल्कुल निकट है। जैसे दिल्ली के निकट गुड़गांव है, दिल्ली के निकट ही नोएडा है, जैसे पंजाब में चंडीगढ़ के निकट मोहाली है, वैसे ही अहमदाबाद के जस्ट नजदीक में ही गांधीनगर शहर को भी डेवलप किया गया। दोस्तों यहाँ की भाषा है गुजराती, जिसके कुछ अक्षर मैंने यहाँ पर लिखे हैं और यह पढ़ के भी देख सकते हो कि गुजराती भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी ही है। गुजराती, मराठी, संस्कृत, हिंदी, उन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। आप पढ़ भी सकते हैं का, खा, गा, घा, ना, उसी तरह से है जैसे लगभग हिंदी से मिलता जुलता। आगे बढ़े तो हम पाते हैं यहाँ का राज्य पशु एशियाटिक लॉयन है और ऐसा माना जाता है कि गिर का नेशनल पार्क है जिस गिर के नेशनल पार्क में ये लॉयन पाए जाते हैं। अलावा इसके भारत में कहीं पर भी एशियाटिक लॉयन नहीं पाए जाते। स्टेट बर्ड है यहाँ का ग्रेटर फ्लेमिंगो और स्टेट ट्री है यहाँ का बनियान यानी कि बरगद का पेड़। यहाँ का राज्य पुष्प है यानी स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड यानी गेंदा
और स्टेट स्पोर्ट राज्य खेल है यहाँ का कबड्डी। अगर हम क्रिकेट स्टेडियम्स की चर्चा करें गुजरात के अंदर तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, रिलायंस स्टेडियम इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इसके अलावा माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, मोतीबाग स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये सभी अहमदाबाद में ही हैं। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम की चर्चा की जाए तो यह विश्व में सबसे बड़ा मैदान है जिसके दर्शकों की कैपेसिटी ज्यादा है, और साथ ही साथ यह क्रिकेट का एक स्टेडियम है जहां पर वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट के बहुत ही महत्वपूर्ण मैचेस भी खेले जाएंगे। दोस्तों, अगर झीलों की बात की जाए गुजरात में तो हमीरसर झील, कांकरिया झील, लखोता झील, सूरसागर झील, थौर झील या वस्त्रापुर झील, इनमें से जैसे कांकरिया और वस्त्रापुर जैसी झीलें हैं यह तो अहमदाबाद के अंदर ही मौजूद है। अलावा इसके अगर हम चर्चा करें तो हम यहां पर एयरपोर्ट, हवाई अड्डों की चर्चा कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। वडोदरा एयरपोर्ट, कंडला एयरपोर्ट, भावनगर एयरपोर्ट, पोरबंदर एयरपोर्ट और सूरत के एयरपोर्ट इंटरनेशनली सर्व नहीं करते, परंतु अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नाम पर, यह इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सर्व करता है। दोस्तों, फेस्टिवल्स की अगर चर्चा की जाए, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो गुजरात के अंदर मनाए जाते हैं, तो उसमें से नवरात्रि काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। नवरात्रि के समय पर वहां गरबा डांस भी किया जाता है, डांडिया रास डांस भी किया जाता है। काइट फेस्टिवल उत्तरायण के नाम से काफी फेमस फेस्टिवल है गुजरात के अंदर, और ये लगभग जनवरी के दूसरे हफ्ते में 14 जनवरी से लेकर के और कुछ 17, 18 या 19 जनवरी तक काफी लंबे समय तक मनाया जाता है उत्तरायण का फेस्टिवल। और उसी समय काइट फेस्टिवल भी होता है, लोग पतंग खूब उड़ाते हैं। रण उत्सव, उत्तरायण, श्यामजी मोलो, वथुआ मेला, उसके अलावा रथ यात्रा, मोढेरा डांस फेस्टिवल, भद्र पूर्णिमा, भावनाथ महादेव मेला और जन्माष्टमी जैसे त्योहार प्रमुखता से हमारे इस गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं। दोस्तों, गुजरात एक बहुत ही उत्सव धर्मी राज्य है। उत्सवों को मनाने का क्रम कुछ ऐसा कि यदि गुजराती कैलेंडर की चर्चा करें तो गुजराती कैलेंडर के हिसाब से इनका न्यू ईयर तो दिवाली के बाद से ही आ जाता है, और गुजराती कैलेंडर के हिसाब से जो इनका न्यू ईयर है, उस न्यू ईयर के बाद गुजरात में तो जैसे 10 दिनों की छुट्टी सी लग गई हो। लगभग स्कूलों में भी छुट्टी हो जाती है, बच्चे घूमने के लिए निकल जाते हैं, और तो और डॉक्टर्स भी कई बार इतनी लंबी छुट्टी पर निकल जाते हैं कि तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर्स नहीं मिलते। मजेदार बात बता रहा हूं, एक बार ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी दिवाली के बाद हो चुका है। बहरहाल, चर्चाओं को आगे बढ़ाएं तो दोस्तों, डांस कौन कौन से हैं जो गुजरात के बड़े ही फेमस हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनमें से टिप्पणी, डांडिया रास, गोप रास, मेर रास, अलावा इसके पाली जग गोरबो, उसके अलावा कहल्या, मनीराव रास, ये जिसे कनाबी रास के नाम से जाना जाता है, हुडो, और अलावा इसके विंचुडो, ये बहुत ही फेमस डांस है जो यहाँ पर लोकेलिटी में किए जाते हैं। कुछ तो ट्राइब्स के भी डांसेस हैं, और साथ ही साथ ये है हमारे गुजरात के प्रमुख डांसेस में से, यानी प्रमुख नृत्यों में से एक है। मेजर क्रॉप्स या ये कहें कि मुख्य फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं, तो जिस तरह से अन्यत्र भारत में हम अन्य फसलों को बोते हैं, वैसे ही मेजर क्रॉप्स भी यहां पर हैं। जैसे अगर खरीफ सीजन की बात की जाए, जिसे जून जुलाई के आसपास बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी कटाई होती है, तो उसके लिए ना बाजरा, मक्का, धान, मूंगफली की खेती की जाती है। और वहीं रबी के सीजन की बात की जाए, जिसकी बुआई ही अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है और कटाई या हार्वेस्टिंग लगभग मार्च अप्रैल के आसपास होती है, तो वहां कपास, गेहूं, सरसों, जीरा और सब्जियां की खेती की जाती है। वैसे तो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन गुजरात की ज्योग्राफी के चलते कॉटन को काफी तरीके से उगाया जाता है, क्योंकि गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वह काली मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और चूंकि गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कॉटन की खेती भी बड़े बढ़िया तरीके से गुजरात में हो सकती है। अगर नेबर स्टेट्स की बात की जाए तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, महाराष्ट्र नीचे की तरफ, ऊपर मध्य प्रदेश और बगल में राजस्थान, फिर कच्छ जिला है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि गुजरात राज्य का स्टेट सॉन्ग क्या है, या गुजरात राज्य का कोई राज्य गान क्या है,
तो राज्य गान या राज्य गीत की अगर कोई चर्चा करे तो राज्य गीत है जय जय गरवी गुजरात। और ये जो लिखा हुआ है यह भी गुजराती भाषा में ही लिखा हुआ है। मैं इसे पढ़ सकता हूं, जय जय गरवी गुजरात। चूंकि देवनागरी लिपि से संबंधित है, आप लोग भी पढ़ पा रहे होंगे। कुछ शहर हैं जिनके निकनेम्स हैं, और दोस्तों जो शहर निकनेम्स के साथ हैं उसमें से देखिए, एक है वडोदरा जिसे कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का सांस्कृतिक शहर। एक और शहर है सूरत जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों गांधीनगर को ग्रीन सिटी कहा जाता है और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहने के पीछे एक कारण यह भी है कि अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर टेक्सटाइल की बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहते हैं, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कहते हैं, वैसे ही भारत में मैनचेस्टर अगर कोई है तो वो अहमदाबाद है, जो कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहर में से एक है। इसके अलावा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की जाए तो गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और वंशदा नेशनल पार्क, ये सभी इस प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट में आते हैं। और दोस्तों यदि इनके लोकेशंस की आप चर्चा करें तो लोकेशंस की चर्चा करते हुए भी आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। नारायण सरोवर नाम का एक तालाब है जो कि कच्छ के अंदर भी स्थित है। और दोस्तों अगर इन्हीं सेंचुरीज को आप देखें तो वंशदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि वेलावदार के पास है, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शूलपणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अलावा इसके रतन महल स्लॉथ बियर सेंचुरी है ना, जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थॉल लेक बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, बलाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसोर स्लॉथ बियर सेंचुरी, ये सब गुजरात की जियोग्राफी के हिसाब से अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। दोस्तों साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें एशियाटिक शेरों की तो उनकी फोटो के बिना तो यह सेशन अधूरा सा हो जाएगा। कुछ खूबसूरत से मोर जो सावन के आने पर अपने पंखों को फैलाकर यूं नाचते हैं मानो हमारी धरती पर बारिश की फुहारों का स्वागत करने के लिए खड़े हों। मोर जब नाचता है तो स्वाभाविक है कि उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ और लग नहीं सकता। आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि अन्य बहुत से जानवर हैं जो गुजरात की धरती पर बड़े संपन्न रूप से हैं। और मैं एक चीज जो गुजरात के बारे में विशेष बताना चाहूंगा वो ये है कि गुजरात राज्य टूरिज्म से अपनी एक बहुत मोटी इनकम पैदा करता है। थर्मल पावर प्लांट अगर गुजरात में आप पाएं तो मुंद्रा, वनकबोरी, सिक्का और ककरापार थर्मल पावर प्लांट गुजरात के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर यहाँ के फेमस टेम्पल्स की बात की जाए तो दोस्तों कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण तो लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी के बीच करवाया था नागभट्ट ने, लेकिन सोमनाथ के मंदिर को लोग कहते हैं कि ये 10,000 साल से भी पुराना मंदिर है जो कि भारत की धरती पर मौजूद है। सोमनाथ के मंदिर को मैं इसलिए भी विशेषतः कुछ कहना चाह रहा हूं क्योंकि सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सन टेम्पल मोढेरा, सूर्य मंदिर मोढेरा में, सूर्य मंदिर की हम चर्चा करते हैं तो हमें काठियावाड़ में एक सूर्य मंदिर और भी मिलता है। उसके अलावा मार्तंड सूर्य मंदिर जो ललितादित्य मुक्तपीड़ ने बनवाया था वह कश्मीर के अनंतनाग में है। और उसके अलावा नरसिम्ह देव प्रथम या राजसिंह द्वारा बनवाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है वह उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क नाम के टाउन में स्थित है। कोणार्क टाउन को पहला सोलार टाउन बनाने का दर्जा भी मिला था। दोस्तों सन टेम्पल सूर्य भगवान को समर्पित, और ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद को जब हम पढ़ते हैं तो उसके 3रे मंडल में महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र भी है जो सवित देव या सावित्री देव को समर्पित है। सवित देव या सावित्री देव को सूर्य देव ही माना गया है। द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका है। ये वो टेम्पल है जहां पर मां मीरा के भजन गूंजते हैं। आज भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म और उनका पालन पोषण भले ही ब्रज की धरती पर हुआ हो, मथुरा वृंदावन में हुआ हो, लेकिन भगवान कृष्ण ने अगर शासन कहीं से किया है तो वह द्वारका से, इसीलिए भगवान कृष्ण को कहते हैं द्वारकाधीश।
दोस्तों ये जो द्वारकाधीश जगह है, कहते हैं कि राजस्थान की लोक संत, राजस्थान की राधा मां मीरा यहीं पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा में समा गई थी। आज तक नहीं मिला उनका मृत शरीर, क्योंकि उनका देवलोक गमन जब हुआ तो वह भगवान कृष्ण में ही पूरी तरह से समा गई। उनका जो भक्ति भाव था वह भगवान कृष्ण के लिए अटूट था और अद्वितीय था। दोस्तों स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में, और स्वामीनारायण एक ऐसी शाखा है जिसको इतिहास में स्वामी सहजानंद ने शुरू किया था। स्वामीनारायण शाखा के लोग भी अपने आप को स्वयं स्वामीनारायण कहते हैं और लहसुन और प्याज नहीं खाते। जैसे जैन लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते, वैसे ही श्री शत्रुंजय टेम्पल्स यह समर्पित है जैनों को, और जैन तीर्थंकरों को समर्पित यह शत्रुंजय टेम्पल्स पाटिलाना में है और यह बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, माफ कीजिएगा पालिटाना में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर दर्शन कर पाते हैं उन सब का जो हमारे लिए हैं अति महत्वपूर्ण, और सोमनाथ मंदिर से लेकर के द्वारकाधीश मंदिर तक की जो भी डीटीज हैं, जो भी देव हैं, उन्हें आप देख पा रहे हो। ये द्वारकाधीश मंदिर और ये सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग। आगे बढ़े तो यहाँ पर प्रसिद्ध बांध भी हैं। ताप्ती नदी बहती है यहाँ से, उस पर उकई बांध बना हुआ है। साबरमती नदी बहती है जिस पर धारोई बांध बना हुआ है। माही नदी बहती है जिस पर कडाना बांध बना हुआ है। हालांकि माही नदी पर माही बजाज सागर बांध या बांसवाड़ा बांध भी है, लेकिन वो दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अंदर है। बनास नदी पर दंतीवाड़ा बांध बना हुआ है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है मध्य वाले हिस्से में, यानी कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। हालांकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, उस पर इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर या अन्य बर्गी परियोजनाएं जैसी परियोजनाएं हैं। दोस्तों अगर चर्चाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो देखिए, भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि गिर केसर मैंगो को जीआई टैग मिला है, भलिया गेहूं को भी मिला है, संखेड़ा के फर्नीचर को भी, और कैम्बे के एगेट्स या एगेट्स ऑफ कैम्बे को भी मिला हुआ है भौगोलिक संकेतक। कच्छ की एम्ब्रॉयडरी को यानी कच्छ की कढ़ाई को, तंगलिया शॉल को, सूरत जरी क्राफ्ट को और कच्छ के शॉल को, ये सभी को भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है यानी जीआई टैग्स मिले हैं। पाटन पटोला, वारली पेंटिंग, संखेड़ा फर्नीचर और कच्छ की कढ़ाई का तो मैंने वैसे भी नाम ले ही लिया है आपके सामने। दोस्तों जामनगरी बंधनी, राजकोट का पटोला और पेठापुर का प्रिंटिंग ब्लॉक, इन सब को जीआई टैग मिला हुआ है। यहां चर्चा आती है रामसर स्थल की। दोस्तों कहा जाता है 2 फरवरी 1971 को कुछ देश ऐसे मिले ईरान के रामसर शहर में जिन्होंने आर्द्र भूमियों को बचाने के बारे में सोचा, और आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, वेटलैंड्स को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन पर साइन हुआ। 1981 में पहली बार भारत में रामसर साइट्स में चिल्का लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क को इनलिस्ट किया गया, और उनको इनलिस्ट करने के बाद धीरे धीरे करके अब तक यानी अक्टूबर 2023 तक भारत में 75 रामसर स्थल हैं। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थौल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वधवाना यानी वधवाना आर्द्र भूमि, ये रामसर साइट्स के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों अगर हम चर्चा करें ये फेवरेबल कंडीशन बर्ड्स की, तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रवासी पक्षी हैं जो आते हैं गुजरात की तरफ, और रामसर साइट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बहुत सारे बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो वाटर बर्ड्स होते हैं, जैसे बगुला हमेशा पानी में ही रहेगा और मछली ही खाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके लिए इस तरह के वेटलैंड्स में खाना, भोजन, पूरी व्यवस्था हो पाती है। दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की चर्चा करें तो बहुत ही क्विक लुक ले सकते हैं कि गिरनार जंगली गधा, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जेस्योर भालू स्लॉथ भालू अभ्यारण्य, अलावा इसके बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा हिंगोलगढ़ प्रकृति शिक्षा अभ्यारण्य, समुद्री अभ्यारण्य यानी मरीन सेंचुरी, और नारायण सरोवर सेंचुरी जिसकी चर्चा मैं कच्छ के बारे में भी कर रहा था। यूनेस्को के विश्व विरासत सूचियों में भी कुछ शहर और कुछ साइट्स शामिल हैं। दोस्तों रानी वाव, ये रानी की वाव रानी उदयमती द्वारा निर्मित, कहते हैं कि एक ऐसी स्टेपवेल है या एक ऐसा बावड़ी है जिसमें आप सीढ़ियों से उतर करके अंदर जाकर इसके पानी में नहा सकते हैं। उस समय पर सोलंकी राजाओं ने या उनकी रानियों ने कितने ज्यादा फार या कितनी ज्यादा दूरदृष्टि रख करके इनका निर्माण करवाया होगा।
रानी की वाव वैसे तो हमारे डिनोमिनेशन पर भी है, यानी कि जो हमारे नए नोट हैं उन नए नोटों में से 100 रुपए के नोट के पीछे क्या आपको रानी की वाव मिलता है? कमेंट में जरूर करिएगा। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ओल्ड अहमदाबाद, ये भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया था। और धौलावीरा भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में भी पूछा गया था सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, ये गुजरात के बारे में एक स्टैटिक डिटेल रही। आप बताएं आपको कैसा लगा। साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि आप कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की तैयारी, तो अड्डा 24/7 आपको ऑफर करता है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, एसएससी जेएसटी एवं अन्य सभी एग्जामिनेशंस के लिए एक रामबाण कोर्स, वो है एसएससी का महापैक। और एसएससी का महापैक आपको ऑफर करता है 2000 घंटे की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, 4000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और 1000 से ज्यादा ई बुक्स। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड Y263। जैसे ही आप Y263 यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट विल बी 77%। आपके लिए आज एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही है। धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन से वर्ष में शामिल किया गया था? और यह धौलावीरा वही शहर है जहां पर वाटर रिसोर्स इतने बढ़िया तरीके से मैनेज किए जाते थे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि लोग यहां पर पानी संरक्षित कर पाते थे। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि लगभग आज से कुछ 4000 साल पहले की। बताइएगा जरूर दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारे राज्य दर्शन सीरीज का पहला एपिसोड। इसी तरह से अन्य एपिसोड भी आपके लिए 1 या 2 दिन छोड़ करके सुबह 7 बजे आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अड्डा 24/7 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस सेशन को प्लीज शेयर करिएगा। इसे बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च की गई है, और इतनी रिसर्च जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक सब कुछ शामिल है, साथ ही साथ फोटोज को शामिल करना मेरे अपने लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है। दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर छोड़िए। अगर आप धन्यवाद भी करना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर नवदीप सर के नाम का छोड़ना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपके लिए अगले राज्य दर्शन के एपिसोड को लेकर के आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब खेलिए, पढ़िए, आगे बढ़िए।